नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है उधार का सिंदूर। तो चलिए सुनते हैं कहानी उधार का सिंदूर। मेरी जुबानी, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला। ये एक अनोखी प्रेम कहानी है जिसमें जुबा से प्रेम का इजहार सिर्फ एक बार हुआ, पर आंखें जब भी एक दूसरे से टकराती तो उनमें प्रेम का सागर हिलोरे ले रहा होता। वो प्रेम उनकी आंखों के रास्ते आत्मा में बसता चला गया। ये अनोखी प्रेम कहानी है पार्वती और शेखर की, जो आज से 5 दशक पहले शुरू हुई, जब पार्वती की उम्र 18-20 साल की थी। पार्वती विधवा थी। उस समय पार्वती और शेखर की प्रेम कहानी शुरू हुई थी, पर आज ये कहानी अतीत के गलियारे से गुजरती हुई हमारे सामने आएगी। इस समय पार्वती जी की उम्र 50-55 साल की है। तो मेरे साथ आप भी चलिए अतीत के सागर में प्रेम के अनमोल मोती को ढूंढते हैं। रेखा, तू इतनी देर से क्यों आई? आज तुझे सभी कपड़े सिल कर देने हैं। तू बहुत लापरवाह होती जा रही है, पार्वती जी ने प्यार से डांटते हुए कहा। रेखा ने कहा, कुछ नहीं, बस सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। अच्छा चल, यहाँ खड़ी न रह, काम शुरू कर, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, पार्वती ने रेखा से कहा। फिर वो दूसरी लड़कियों के पास जाकर उन्हें निर्देश देने लगी। पार्वती जी ने अपने घर में सिलाई कढ़ाई का सेंटर खोला था। वो लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाती थीं। लड़कियां यहाँ आकर सिलाई का काम करती और पैसे कमाती। आज से 35 साल पहले जब उन्होंने ये सेंटर खोला था तो सिर्फ 2 लड़कियां यहाँ सिलाई कढ़ाई सीखने आती थी, पर धीरे धीरे उनके काम की तारीफ होने लगी और लड़कियों की संख्या भी बढ़ने लगी। आज लगभग 200 लड़कियां इस सेंटर में काम करती हैं और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही हैं। यहाँ की लड़कियों के सिले कपड़ों को अमीर खानदान की औरतें और लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। आज पार्वती जी के पास सब कुछ है। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास एक समय का ही खाना नसीब होता था। पिता स्कूल मास्टर थे, आमदनी कम थी, परिवार बहुत लंबा था। पार्वती के दादा दादी, 2 बुआ और 2 चाचा, सभी की जिम्मेदारी पार्वती के पिता कृष्ण मोहन पर ही थी। पार्वती के पिता अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे। पार्वती बुआ, मैं बाजार गई थी, वहां दुकान पर मुझे एक औरत मिली। जब मैं दुकानदार को कपड़े दे रही थी तो वो बहुत ध्यान से मेरे कपड़ों को देख रही थी। जब उन्हें ये पता चला हम लोग औरतों के लिए कपड़े तैयार करते हैं तो उन्होंने मुझसे कहा, आप तो बहुत अच्छे कपड़े सिलती हैं, मुझे भी कुछ कपड़े सिलवाने हैं, क्या आप हमारे कपड़े सिलेंगी? तब मैंने उन्हें यहाँ का पता दे दिया है, वो आपके पास आएंगी। पहनावे से तो किसी अमीर खानदान की लग रही थी, रेनू ने बताया। ठीक है, जब वो आएंगी मैं उनसे बात कर लूंगी। तू जाकर ब्लाउज तैयार कर, शाम को देना है, पार्वती जी ने रेनू से कहा। रेनू वहां से चली गई। तभी वहां कबाड़ी वाला आ गया। पार्वती बुआ, मुझे राधिका ने बुलाया है, वो कह रही थी यहाँ कुछ कबाड़ है जो आप बेचना चाहती हैं। उसने पार्वती जी से कहा। वो कबाड़ी वाला उसी मोहल्ले का था। ये राधिका भी ना कोई खुराफात करती ही रहती है, पार्वती जी ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर राधिका को आवाज लगाई। क्या है दादी बुआ? राधिका ने वहां आते हुए पूछा। फिर कबाड़ी वाले को देखकर वो समझ गई। दादी बुआ, मैंने ही कबाड़ी चाचा को बुलाया है। यहाँ जो फालतू के कबाड़ पड़े हैं उन्हें बेच देते हैं। पूरा एक कमरा कबाड़ से भरा हुआ है। जब वो कमरा खाली हो जाएगा तो हम लोग वहाँ अपना गोदाम बना लेंगे। अब यहाँ जगह कम पड़ रही है, राधिका ने पार्वती जी से कहा और कबाड़ निकालने के लिए चली गई। राधिका एक एक सामान बाहर निकाल रही थी। तभी वो पार्वती जी के कमरे में रखे रेडियो को भी लाकर कबाड़ी वाले को देने लगी। कबाड़ी चाचा, ये रेडियो भी है, बहुत पुराना हो गया है, इसे भी ले जाइए। अब दादी के पास टेप रिकॉर्डर है, वो अब अपनी पसंद के गाने
उसमें कैसेट लगाकर सुन सकती हैं। अब इस पुराने कबाड़ रेडियो की यहाँ जरूरत नहीं है, राधिका ने कहा। राधिका की आवाज़ जैसे ही पार्वती जी के कानों में पड़ी, वो वहाँ आ गईं और कबाड़ के सामान में रेडियो को रखा देख चौंक गईं। उन्होंने जल्दी से रेडियो उठा लिया और गुस्से में पूछा, राधिका, तू मेरे कमरे से रेडियो लेकर क्यों आई? दादी, ये पुराना कबाड़ आपके कमरे में पड़ा था, इसलिए मैं उठा लाई। राधिका ने लापरवाही से हंसते हुए पार्वती जी से कहा, तुमसे किसने कहा इसे हाथ लगाने के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रेडियो को कबाड़ में बेचने की? पार्वती जी ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा। उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी काम करने वाली औरतें वहां आ गईं। वो सभी आश्चर्य से पार्वती जी को देख रही थीं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले पार्वती जी को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। उन लोगों ने हमेशा पार्वती जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा ही देखा था। वो कभी किसी पर नाराज नहीं होती थी। उन सभी को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या हुआ जो पार्वती जी को इतना गुस्सा आ गया। राधिका पार्वती जी के गुस्से को देखकर सहमी हुई खड़ी थी। उसका डर से बुरा हाल था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादी बुआ उससे इतनी नाराज क्यों हो गई? उसने किया क्या है? पार्वती ने जब अपने आसपास सभी को देखा तो उन्हें आभास हुआ। उन्होंने भावावेश में आकर क्या किया है? वो कुछ बोली नहीं। उन्होंने राधिका को देखा, उस रेडियो को उठाया, उसे अपने सीने से लगा लिया और वहां से सीधे अपने कमरे में चली गईं। उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। राधिका को आज पहली बार पार्वती जी की आंखों में दर्द की परछाई दिखाई दी। राधिका, तुमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो पार्वती बुआ को इतना गुस्सा आ गया? सभी औरतें राधिका को गुस्से में घूरते हुए पूछने लगी। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ उनके कमरे में रखे हुए पुराने रेडियो को कबाड़ी चाचा को दिया था। बस इसी बात पर दादी नाराज हो गई और मैंने कुछ नहीं किया, राधिका ने रोते हुए कहा। वो पुराना रेडियो उनके पिताजी का रहा होगा, इसीलिए उन्हें उस रेडियो से बहुत लगाव है। जब तुमने उसे कबाड़ी वाले को दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और नाराज हो गई, उन औरतों ने राधिका से कहा। पार्वती जी बंद कमरे में उस रेडियो को अपने सीने से लगाए हुए थी, जैसे वो अपने प्यार शेखर के सीने से लिपटी हुई हों। उस रेडियो को देखते हुए पार्वती जी अतीत की यादों में उतरती चली गईं। आज से 35-40 साल पहले, उस समय पार्वती जी की उम्र लगभग 18-20 साल के आसपास रही होगी। 4 साल पहले उनके पति की मौत हो गई थी। तब वो 15 साल की थी। पति की मौत के बाद उनकी सास ने उन्हें उनके मायके बनारस भेज दिया। पार्वती जी की सास बहुत अच्छी महिला थी। वो पार्वती को अपने साथ रखना चाहती थी, पर अपने बड़े बेटे के गंदे चरित्र के कारण उन्होंने पार्वती को मायके उनके पिता के पास भेज दिया। पार्वती अपनी ससुराल से मायके बनारस आ गईं, अपने पिता के पास। उनके पिता प्राइमरी स्कूल के मास्टर थे। उनका काशी विश्वविद्यालय के पास लंका में पुश्तैनी मकान था। पार्वती के पिता अपने मकान के ऊपरी हिस्से को किराए के रूप में देते थे। ज़्यादातर काशी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लड़के वहाँ रहते थे। जब पार्वती जी विधवा होने के बाद अपने पिता के पास आईं, उस समय उनके मकान के ऊपरी हिस्से में शेखर नाम का एक लड़का रहता था। शेखर पास के गांव के जमींदार का इकलौता बेटा था, जो अपनी पढ़ाई करने बनारस आया था। पार्वती भी सिलाई कढ़ाई सीखने के लिए सिलाई सेंटर जाती रहती थी। उनका और शेखर का आमना सामना अक्सर हो जाता था। शेखर मन ही मन पार्वती से प्यार करने लगा। पार्वती भी शेखर के लिए अपने मन में आकर्षण महसूस करती थी। दोनों इस बात को बखूबी जानते थे। उनका मिलन असंभव है, क्योंकि उस समय विधवा विवाह आजकल की तरह इतना प्रचलित नहीं था। एक बार बातों ही बातों में जब शेखर पार्वती के घर किराया देने आया तो उसने पार्वती के पिता से कहा, चाचा जी, पार्वती जी तो बहुत कम उम्र में विधवा हो गई हैं। आप इनकी दूसरी शादी क्यों नहीं कर देते?
अरे बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक विधवा का दूसरा विवाह, ये कैसे संभव है? ये पाप है, मास्टर जी ने गंभीर लहजे में कहा। चाचा जी, आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, उन्हें नई राह दिखाते हैं, आप विधवा विवाह को पाप कैसे कह सकते हैं? शेखर ने कठोर शब्दों में कहा। शेखर बेटा, हमारे समाज में विधवा का दूसरा विवाह पाप ही माना जाता है, मास्टर जी ने दुखी मन से कहा। जिन पुरुषों की पत्नियों की मौत हो जाती है तो ये समाज के ठेकेदार उनके दूसरे विवाह को पाप क्यों नहीं मानते? ये समाज की कैसी दोगली रीत है, औरतों के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग? शेखर ने चिढ़कर पूछा। शेखर बेटा, यही हमारी समाज की परंपरा है जिसे हम बदल नहीं सकते। मेरा मन भी अपनी बेटी को सफेद कपड़ों में देखकर खून के आंसू बहाता है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता, मास्टर जी ने गहरी सांस लेकर दुखी होकर कहा। चाचा जी, जब आप अपनी बेटी को सफेद कपड़ों में देखकर दुखी होते हैं तो आप उसे रंगीन कपड़ों का तोहफा क्यों नहीं दे देते? शेखर ने धीरे से पूछा। शेखर, ये बात कहने में जितनी सरल है, करने में उतनी ही कठिन। जो तुम सोच रहे हो वो कभी नहीं हो सकता, इसलिए इस विषय पर बहस करना बेकार है, मास्टर जी ने बात को टालते हुए कहा और वहां से उठकर चले गए। मास्टर जी की बातें सुन शेखर को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई कि मास्टर जी अपनी बेटी का दूसरा विवाह नहीं करेंगे। उनमें समाज की परंपराओं को तोड़ने का साहस नहीं है। शेखर ये भी जानता था उसके घर वाले भी एक विधवा को अपनी बहू कभी नहीं बनाएंगे। शेखर ये भी समझता था उसके घर वालों की समाज में एक प्रतिष्ठा है, वो लोग भी सामाजिक संस्कारों और परंपराओं को कभी नहीं तोड़ेंगे। उस समय शादियां अपनी ही जात में होती थी, अंतरजातीय विवाह समाज स्वीकार नहीं करता था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। दोनों परिवारों की जातियां अलग थीं, ये भी शेखर के प्यार में सबसे बड़ी बाधा थी। दूसरी तरफ दोनों परिवारों में जमीन आसमान का अंतर था। शेखर के पिता गांव के जमींदार और खानदानी रईस थे, वहीं पार्वती के पिता मामूली से स्कूल मास्टर। दोनों का मिलन वैसे भी नहीं हो सकता था, इसीलिए दोनों ने अपने प्रेम को अपने मन में दफन कर लिया। एक बार शेखर ने अपनी माँ से कहा भी, वो पार्वती से प्यार करते हैं। तब शेखर की माँ ने कठोर शब्दों में कहा, तुम एक ख्याल अपने मन में कभी सपने में भी ना लाना। पार्वती इस खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ऐसा कभी होने नहीं देंगे। वो अपनी इज्जत के लिए तुम दोनों को गोली मार देंगे। उनके गुस्से को तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम अपने प्रेम को अपने मन में ही दफन कर लो। सच्चा प्यार सिर्फ पाने का ही नाम नहीं है, प्यार में त्याग और बलिदान भी दिया जाता है। तुम अपने प्यार का इजहार पार्वती से कर सकते हो, पर उसे ये भी बता देना, इस जन्म में तुम उसे अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे सकते। उसके प्यार को पाने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा शेखर। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरा मरा मुर्द देखोगे। मैं एक माँ हूं, मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारी मौत नहीं दे सकती। इतना कहकर शेखर की माँ रोने लगी। तब शेखर ने अपनी माँ को वचन दिया, वो पार्वती से विवाह नहीं करेंगे। वो पार्वती के प्यार को पाने के लिए अगले जन्म का इंतजार करेंगे। शेखर ने यह भी कहा, उसकी शादी किसी से भी हो जाए, पर प्यार वो पार्वती से ही करते रहेंगे। पार्वती के घर रहते हुए शेखर को एक बात और पता चली। पार्वती को गाना सुनने का बहुत शौक है, पर पैसे के अभाव के कारण वो रेडियो नहीं ले सकती। शेखर जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने घर जाने लगा तो उसने पार्वती से अपने प्यार का इजहार किया। उसने कहा, पार्वती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सदा करता रहूँगा। इस जन्म में तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी का अधिकार नहीं दे सकता, परंतु तुम्हारे प्यार को पाने के लिए मैं दूसरा जन्म लूँगा, ये मेरा वादा है। तुम भी मुझसे वादा करो, तुम अगले जन्म में मेरी पत्नी बनोगी। उसी समय शेखर ने पार्वती को एक तोहफा दिया। वो तोहफा रेडियो था। शेखर ने पार्वती से कहा, पार्वती, ये रेडियो मेरे प्यार का तोहफा है, इसे हमेशा अपने पास रखना। शेखर की बात सुन पार्वती ने
सिर्फ इतना कहा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी आपका प्यार पाने के लिए आपका इंतज़ार हर जन्म में करती रहूँगी। उसके बाद शेखर और पार्वती कभी नहीं मिले। पार्वती जी ने अपने घर में सिलाई कढ़ाई का सेंटर खोला और लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी। देखते ही देखते उनका प्रशिक्षण केंद्र बनारस में मशहूर हो गया। पार्वती जी ने लड़कियों को सिलाई कढ़ाई के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाने का भी काम शुरू कर दिया। यहाँ उनका मायका था, इसलिए पार्वती यहाँ के लोगों की बुआ बन गई। यहाँ सभी छोटे बड़े उन्हें पार्वती बुआ ही कहते थे। आज उनके केंद्र में औरतों के द्वारा सिलाई कढ़ाई के साथ साथ पापड़, अचार, बड़ियाँ भी बनाई जाती थी, जिससे वो अब आत्मनिर्भर होने लगी थी। अपने मोहल्ले में पार्वती जी का बहुत सम्मान था, उनकी सभी बहुत इज्जत करते थे। ये सोचते हुए पार्वती जी अतीत से वर्तमान में लौट आईं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पार्वती जी ने दरवाजा खोला तो सामने राधिका खड़ी थी। उसने डरते हुए कहा, दादी, कोई औरत आपसे मिलने आई है। दादी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था वो रेडियो आपके पिताजी ने आपको दिया है, इसलिए आपको इससे इतना लगाव है। राधिका ने माफ़ी मांगते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, मुझे भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। पार्वती जी ने राधिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। पार्वती जी जब बाहर आई तो वहाँ एक सम्राट परिवार की रईस महिला खड़ी हुई थी। उसके व्यक्तित्व को देखकर लग रहा था वो एक विधवा है, क्योंकि उसकी मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदिया नहीं थी। वो औरत बहुत ध्यान से पार्वती को देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप ही पार्वती जी हैं? जी कहिए, मैं ही पार्वती हूँ, पार्वती जी ने जवाब दिया। उस औरत ने पार्वती जी को देखते हुए कहा, आप बहुत सुंदर हैं, तभी तो मेरे पति आपसे बेइंतहा। इतना कहकर वो अचानक चुप हो गई। मैं कुछ समझी नहीं, आपके पति क्या? आप कहना क्या चाहती हैं? पार्वती जी ने आश्चर्य से पूछा। पार्वती की बात सुन उसने गंभीर लहजे में कहा, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? जी जरूर, आप अंदर आइए, हम अंदर चलकर बात करते हैं, पार्वती जी ने उस औरत को कहा और उसे लेकर कमरे में आ गईं। बैठिए, कहिए आपको क्या बात करनी है? शायद आप अपने पति के बारे में कुछ कह रही थीं। पार्वती जी ने उस औरत से बहुत शालीनता से पूछा। मैं शेखर की पत्नी प्रभा ठाकुर हूँ। उस औरत ने पार्वती को गहरी नजरों से देखते हुए कहा। शेखर का नाम सुनते ही पार्वती जी ने चौंक कर प्रभा को देखा। उनके चेहरे पर घबराहट के साथ दर्द की लकीरें भी उभर आईं। तो क्या शेखर इस दुनिया में नहीं रहे? ये विचार आते ही पार्वती के दिल में एक टीस उठी। उसका दर्द इतना तेज था कि उनकी आंखों में आंसू छलक आए, जिसे उन्होंने बड़ी खूबसूरती से छिपाने की नाकाम कोशिश की। घबराइए नहीं, मैं आपको यहाँ अपमानित करने नहीं आई हूँ, मैं तो आपको ये बताने आई हूँ, दुनिया की नज़रों में मैं शेखर की सुहागन जरूर थी, पर ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं उधार का सिंदूर लेकर अपनी मांग सजाती रही। प्रभा जी ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए, पार्वती जी ने धीरे से पूछा। प्रभा जी ने गहरी सांस लेकर कहा, शेखर जी ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले मुझे अपने अनकहे अधूरे प्यार के विषय में सब कुछ बता दिया था। इसका एहसास मुझे पहली रात ही हो गया था कि मेरे पति मेरे होकर भी मेरे नहीं हैं। उनका शरीर तो मेरे पास है, पर उनका प्यार मेरे हिस्से में नहीं आया। जल्दी ही मुझे आभास हो गया उनके दिल में कोई ऐसा राज है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहती थी, पर कभी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वो गम जो उन्होंने अपने दिल में छुपा रखा था उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करने लगा। जब उन्हें इसका आभास हो गया अब वो नहीं बचेंगे, तो उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगते हुए अपने और आपके अधूरे प्यार के विषय में बताया। उसके बाद उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। जब मुझे ये राज पता चला तो मैं आपसे ईर्ष्या करने लगी।
मेरे मन में एक टीस उठी। मैं मन ही मन सोचने लगी, मैं तो आज तक उधार के सिंदूर से अपनी मांग सजाती रही। मैं आपसे मिलकर आपको बुरा भला कहना चाहती थी। मेरे मन में शंका थी कि शादी के बाद भी शेखर आपसे मिलते रहे हैं। आपने कभी भी मेरे पति को मेरा नहीं होने दिया। मैं अपने मन का जहर आप पर निकालना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ आई थी। पर यहाँ आकर जब आपके बारे में पता चला तो मेरे मन से आपके लिए ईर्ष्या की भावना निकल गई और मेरा सर आपके लिए श्रद्धा से झुक गया। आपका प्यार गंगा जल की तरह पवित्र है। आपने तो शेखर की आत्मा से प्यार किया है। जब आपकी सच्चाई मुझे पता चली तो मैंने आपके प्रशिक्षण केंद्र की एक लड़की से कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं आपसे मिलकर अपने मन का दर्द बांटना चाहती थी। आपको ये बताना चाहती थी, मेरा आपका जीवन वैसा ही रहा जैसे रुक्मणी और राधा का था। मैं शेखर की पत्नी जरूर रही, पर उनका प्यार आप ही थी। मुझे यहाँ आकर सब समझ में आ गया। आप दोनों का प्यार राधा कृष्ण की तरह रहा। वो जीवन भर आपको प्यार करते रहे, पर उन्होंने पत्नी का पूरा अधिकार और सम्मान मुझे भी दिया। प्रभा जी ने बहुत सहजता से कहा, जब आपको सच्चाई पता चल ही गई है तो मैं इतना ही कहूँगी, हाँ, मैं शेखर जी से प्यार करती हूँ, पर उन्हें अपना बनाने का ख्वाब कभी नहीं देखा। मुझे अपना दायरा पता था। एक विधवा किसी शरीफ खानदान की बहू नहीं बन सकती। यही वजह थी मैं और शेखर हमेशा एक दूसरे से दूर रहे। हमें समाज से कोई शिकवा भी नहीं रहा। जानती हैं क्यों? पार्वती जी ने दर्द भरी आवाज में कहा। चलिए मैं ही बता देती हूँ। प्यार का दर्द बहुत मीठा होता है, जो दूर रहकर भी समझ में आता है। प्यार सिर्फ पाने का ही नहीं, सब कुछ खो देने का भी नाम प्यार है। पार्वती जी ने शून्य में देखते हुए कहा, पार्वती जी, मुझे आपसे कुछ मांगना है। प्रभा ने धीरे से कहा, अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? अब मेरे पास शेखर के प्यार, उसकी यादों के सिवा और कुछ नहीं है। वो तो मैं आपको दूंगी नहीं। पार्वती जी ने गहरी नजरों से प्रभा को देखते हुए जवाब दिया, मुझे आपसे शेखर की यादें नहीं चाहिए। प्रभा ने गंभीर लहजे में कहा। फिर आप यहाँ मुझसे क्या मांगने आई हैं? पार्वती जी ने पूछा। मैं भी आपके साथ मिलकर गरीब परिवार की लड़कियों की मदद करना चाहती हूँ। इसी बहाने आपके साथ रहने का मौका मिलता रहेगा, क्योंकि मैं भी उनसे प्यार करने लगी हूँ जिससे मेरे पति करते थे, यानी कि आपसे। मुझे लगता है मेरे पति की आत्मा यहीं आसपास है। अपने पास मुझे रख लीजिए। मैं आपके पास रहूँगी तो मुझे लगेगा कि मैं शेखर के पास हूँ। प्रभा ने पार्वती जी के हाथों को पकड़कर अनुनय करते हुए कहा। प्रभा की बात का कोई जवाब पार्वती ने नहीं दिया। वो बस प्रभा को देखती रह गई। पार्वती को चुप देखकर प्रभा ने फिर कहा, पार्वती जी, क्या आप मुझे कभी कभी यहाँ आने की इजाज़त देंगी? मैं हर दिन नहीं आऊँगी, लेकिन यहाँ आकर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं शेखर से मिलने आ रही हूँ, क्योंकि शेखर हमेशा आपके पास थे और आज भी हैं। तब पार्वती जी ने होश में आते हुए कहा, ठीक है, आप जब चाहें यहाँ आ सकती हैं। आप शेखर की पत्नी हैं, मेरे लिए उतनी ही प्रिय हैं जितने शेखर थे। पार्वती की बात सुन प्रभा उससे लिपट गई। उन्हें एक दूसरे से लिपटने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों शेखर से लिपटी हुई हूँ। ये थी मेरी कहानी, उधार का सिंदूर। अगर कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। समीक्षा देकर के ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। नमस्कार।